हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 2016 में एक चाइनीज एम्बेसडर ने अंडमान को लेकर बहुत ही स्लाइली एक धमकी दी कि आने वाले समय में कोई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्टेटमेंट के बस कुछ ही साल बाद चाइनीज स्पाई शिप इंडियन वाटर्स में जासूसी करते हुए पकड़े गए। इनफैक्ट इसी साल सितंबर के महीने में एक और चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में डॉक की गई। ऐसा ही सेम केस 2021 में हम्बनटोटा में भी हुआ था, यानी इंडिया के बहुत करीब, जब चाइना की एक और शिप पकड़ी गई थी। और इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि ये शिप जो पकड़ी गई थी न्यूक्लियर मटेरियल कैरी कर रही थी। आखिर इंडियन ओशन के रीजन के इस छोटे से आर्किपेलागो अंडमान एंड निकोबार में ऐसा क्या है जिससे चाइना पाने के लिए इतना बेचैन है? वेल फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। इस आर्किपेलागो का भारत में शामिल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। इनफैक्ट इसी आइलैंड पर भारत की आजादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हमारे इतिहास ने दुर्भाग्यवश आज भुला दिया है। तो अंडमान एंड निकोबार के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1050 सीई में, जब चोला डायनेस्टी ने इन आइलैंड्स के ग्रुप को इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इन्वेड किया था। इस इन्वेजन के बाद अंडमान एंड निकोबार पहली बार इंडिया में शामिल हुआ, जिसके बाद मेडिवल एरा से इस आइलैंड पर मराठा एम्पायर ने राज किया। लेकिन साल 1789 में मराठास को हराकर ब्रिटिशर्स ने इस आर्किपेलागो को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ एक पीनल कॉलोनी यानी काला पानी जेल को एस्टैब्लिश कर लिया। इस जेल को बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स का एक काफी स्ट्रेटेजिक एजेंडा था। इसे बनाने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसा करते देख यहाँ के लोकल अंडमानीज ट्राइब्स ने इसका खूब विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स और ट्राइब्स में छोटी मोटी मुठभेड़ शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स रुकने को तैयार नहीं थे और इसीलिए साल 1859 में ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स को आइलैंड से बाहर खदेड़ने के लिए जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। मगर यहीं पर उन्हें धोखा मिल गया, क्योंकि उन्होंने जिस फ्रीडम फाइटर दूधनाथ तिवारी को शरण दी, उसी ने इस पूरे हमले की प्लानिंग को जाकर ब्रिटिशर्स को बता दिया, जिसके रिटेलिएशन में उन्होंने ट्राइब्स पर एक बड़ा हमला कर दिया और हमले में कई अंडमानीज लोगों की हत्या हो गई। मगर अंडमानीज लोगों ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया और इस पूरे लड़ाई को द बैटल ऑफ एबरडीन कहा जाता है, जिसके बारे में आज काफी कम लोगों को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा दुखद और दर्दनाक घटना अंडमानीज लोगों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में घटी, जब जापान ने इन आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले लिया। बेशक ये आइलैंड्स इंडिया का पहला हिस्सा था जिसे नेताजी बोस ने आजाद करवाया था। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहीं पर आजाद भारत की पहली सरकार भी स्थापित हुई थी। मगर इस पहली आजादी के पीछे अंडमानीज लोगों का बड़ा बलिदान भी था, क्योंकि जैसे ही जापानीज फोर्सेस ने इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स के कब्जे से लेना शुरू किया, उन्होंने लोकल्स को लूटना, रेप करना और मारना भी शुरू किया। इस मैसेकर को रोकने वाले 40 आईएनए सोल्जर्स को भी पूरी तरह तड़पा कर मार दिया गया। इस पूरे अंडमान मैसेकर को होमफ्रेगंज मैसेकर कहा जाने लगा, जिसमें लगभग 2000 इंडियंस को जापानियों ने बुरी तरीके से मारा। इस हादसे के बाद बस 2 ही सालों में ब्रिटिशर्स ने आइलैंड को वापस ले लिया। लेकिन साल 1946 में, जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया को आजादी मिलने की घोषणा हो गई। अब ये घोषणा होते ही इस इतने स्ट्रेटेजिक आइलैंड को लेकर ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टग ऑफ वॉर छिड़ गया। ब्रिटेन चाहता था कि आइलैंड उनके साथ रहे, क्योंकि वो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐसी ही डिमांड रखी, जिस पर एक्ट करते हुए वाइसरॉय माउंटबैटन ने तो नेहरू से अंडमान एंड निकोबार को लीज पर मांग लिया, जिसे नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू के मना करते ही उन्होंने इस आर्किपेलागो को इंडिया में शामिल होने की डिमांड को सपोर्ट किया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आइलैंड्स को ईस्ट पाकिस्तान के नजदीक होने के बेसिस पर अपना क्लेम किया, बट नेहरू ने इसे काउंटर करते हुए ये कहा कि इन आइलैंड्स पर पूरी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है और इसीलिए वो इंडिया का ही पार्ट होगा। अब इस क्लेम को लेकर पाकिस्तान ब्रिटिश पीएम चर्चिल के पास भी गया, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। लेकिन इंडो बर्मा कमेटी, जिसे इन आइलैंड के बंटवारे की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने वाइसरॉय की बात को कंसिडर करते हुए इन आइलैंड्स को इंडिया को सौंप दिया और इस तरह इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को वापस मिल गई। एंड गाइस, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसके बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि नेहरू जी को हम सब 2 चीजों के लिए याद करते हैं। पहला रीजन चिल्ड्रंस डे और दूसरा रीजन कि वो एक महान प्रधानमंत्री और क्रांतिकारी भी थे। बट इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने नेहरू जी और इन आइलैंड्स के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स के अलावा ऑडियो बुक्स को भी सुना और वो इन्फॉर्मेशन से मैं खुद भी शॉक था। इनके एडवेंचर्स के बारे में मैंने सुना एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड यूजफुल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जो मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जिसने इस रिसर्च में मेरी काफी हेल्प की, जो कि है
कुकू एफएम ऐप। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के थ्रू मैंने एक्सेस किया वास्ट नॉलेज इन डिफरेंट जॉनरास लाइक हिस्ट्री, बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा। इनके 10,000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन बेस्ड ऑडियो शोज के थ्रू। इतना ही नहीं, कुकू एफएम यूज करने से मेरे पास ऑप्शन है ये ऑडियो शो को 7 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में सुनने का। और इस ऐप का बेस्ट पार्ट ये है कि रिसर्च करते वक्त इन ऑडियो बुक्स को सुनते सुनते हर चैप्टर में मैं नोट्स भी बना सकता हूं। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर समवन हु इज सीरियस अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग और आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है, आपको सदा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने का शौक है, देन आई डेफिनेटली रेकमेंड कुकू एफएम ऐप टू यू। मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करो और पाओ 50% फ्लैट डिस्काउंट। हरी नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रहा था किस तरीके से इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल गया। शुरू के कुछ सालों तक इंडिया ने इस लोकेशन पर इतनी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, मगर 1965 में इंडिया को यहां फोर्सेस रखने की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी, क्योंकि उस साल इंडोनेशिया ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अपनी ओनरशिप क्लेम की थी। इस आइलैंड को हासिल करने की लालच में उसने 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अपनी 2 सबमरीन्स और 2 मिसाइल बोट्स लड़ने के लिए कराची की तरफ रवाना किया। लेकिन फॉर्चुनेटली तब तक वॉर खत्म हो चुका था। सो अब तक फ्रेंड्स आप ये समझ गए हो कि इतने सारे पावर्स हमेशा से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लालच में रहे हैं। लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर अंडमान एंड निकोबार जैसे रिमोट आइलैंड्स में ऐसी क्या खासियत है कि सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? वेल, डोंट वरी, मैं आपको वाकिफ कराता हूं इसके इंपॉर्टेंस से। अब ये देखो, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक नैरो सा स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ये है मलाक्का स्ट्रेट। अपेरेंटली मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही होके गुजरता है। एंड चाइना का मेजर चंक ऑफ ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन से ही आता है। यानी सिंपली कहे तो चाइना के 80% ऑयल इंपोर्ट्स मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आते हैं एंड चाइना का 60% ट्रेड भी इसी रूट से आता जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, इनफैक्ट चाइना की पूरी इकोनॉमी ही इस रूट पर ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जरा ये देखो, मलाक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर ही बैठा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया ANI के थ्रू इजीली मलाक्का से आते जाते ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है और वॉर के सिचुएशन में चाइना के आते जाते शिप्स को एंट्री एग्जिट देने से ब्लॉक भी कर सकता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन द जियो स्ट्रेटेजिक पावर इंडिया होल्ड्स ओवर चाइना हियर। वेल, ऐसा कहते हैं कि जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स गलवान में लड़ रहे थे, तब यहाँ अंडमान में नेवी हाई अलर्ट पर थी। सो अगर और एस्केलेशन होता तो इंडिया इस तरफ से मलाक्का को ब्लॉक करने के लिए रेडी बैठा था। हालांकि इंडिया ने ऐसा कभी किया नहीं है अब तक, बट हम इस पावर का कभी भी यूज कर सकते हैं अगर सर के ऊपर से पानी जाने लगे तो। इंडिया के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने एक बार ये कहा है कि इंडिया चाइना के बीच अगली कॉन्फ्लिक्ट बे ऑफ बंगाल में ही होगी। अब फ्रेंड्स, यूएस नेवी के एडमायरल ने यह प्रेडिक्ट किया है, जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को डोमिनेट कर पाएगा। ANI की वजह से इंडिया ही इंडियन ओशन का डोमिनेंट फोर्स बन रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ही देख लो, जिसका एम है ईस्ट के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। ANI ईस्ट एशिया और सी नेशंस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। डोमेस्टिकली भी देखे तो ANI लैंड एरिया वाइज भले ही इंडिया का सिर्फ 0.2% है, लेकिन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30% कंप्राइज करता है। And let's not forget ANI का फ्लोरा एंड फौना, जो उसे सबसे यूनिक बनाता है। एक्चुअली 86% ऑफ ANI तो रेन फॉरेस्ट ही है, नेचुरल वेल्थ से भरपूर। अंडमान एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो जाहिर सी बात है ये देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चाइना भी हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा ही। इंडियन वाटर्स में इलीगली एंटर करने के अलावा चाइना ने खास इंडिया को टारगेट करते हुए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी निकाली है। बेसिकली चाइना ने इन सब जगहों पर अपने सबमरीन बेसेस बना लिए, जो इंडिया पर मानो जैसे मोतियों का हार लटका हुआ हो ऐसा लगता है। और तो और नवंबर 2022 में चाइना ने इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज की खास मीटिंग बुलाई। इट इंक्लूडेड 19 कंट्रीज ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीकन नेशंस, बट इंडियन ओशन रीजन की मीटिंग में इंडिया को ही नहीं बुलाया। सो इनसिक्योर, राइट? बट इट डजंट स्टॉप देयर।
चाइना आईओआर को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए आईओआर कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी घुसता है और वहां भी एक प्रो चाइना सेंटिमेंट लाने की कोशिश करता है। और अगर ये सभी शेडी टैक्टिक्स यूज करके भी काम नहीं बन रहा तो चाइना की इनफेमस डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी काम पे लग जाती है। लेकिन इंडिया को अच्छी तरीके से पता है कि अंडमान उसका एस कार्ड है और इसीलिए हम अंडमान के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में जुट गए। रिसेंटली ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर ANI में मेगा एक्सरसाइज किया। एंड माइंड यू, ये पहली बार था जब इंडिया में मिलिट्री के तीनों विंग्स ने एक साथ मिलकर ड्रिल्स किए। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली, अंडमान एंड निकोबार के गवर्नर डिफेंस बैकग्राउंड के। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर्स के पास बहुत ही एक्सेप्शनल पावर होती है और उसके ऊपर एक डिफेंस बैकग्राउंड के व्यक्ति को रखना क्लियरली शोज कि अंडमान के लिए सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। प्लस इंडिया क्वाड अलायंस का भी हिस्सा है जिनका मकसद ही है इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करना। और अब तो चाइना के स्नीकी सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए क्वाड का स्पेशल साउंड सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया की मदद करेगा। ये सेंसर्स का एक चेन है जो कि सबमरीन्स को ट्रैक करता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर वॉल कहा जाता है। इंडिया ने भी आईओआर में अपनी पावर बढ़ाने के लिए दो बेतोड़ स्ट्रैटेजीज बनाई है। पहली है द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। अब फ्रेंड्स, याद है हमने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी की बात की थी। वेल, नेकलेस ऑफ डायमंड्स इज इंडियाज आंसर टू दैट। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया ने चाइना को घेरा हुआ है ऑलमोस्ट जैसे उस पर गार्लैंड चढ़ा दिया हो। These diamonds are nothing but international seaports। इनमें से तो कई ने इंडिया को मिलिट्री एक्सेस भी दे रखा है और कईयों की इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया खुद मदद कर रहा है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया और इंडियन ओशन ने दो फिश हुक जैसा दिखने वाला एक स्फीयर ऑफ डोमिनेंस बना लिया है। दोनों ईस्ट और वेस्ट हुक फॉर्म कर रहे हैं। ये पोस्ट जहां अगेन इंडिया को मिलिट्री एक्सेस है और इनमें इंडिया का इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट भी है, और ईस्टर्न हुक के टिप पे है अंडमान। अंडमान में खुद इंडिया $1.3 बिलियन में एक डीप वाटर पोर्ट बनवा रहा है जो कि हम्बनटोटा और सिंगापुर के पोर्ट से भी ज्यादा मैसिव होगा। इन दो स्ट्रैटेजीज के साथ इंडिया ने तो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखा है, लेकिन छोटे आईओआर कंट्रीज ऐसा डिटरेंस नहीं दे पाते हैं, जैसे कि ताइवान, जिसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स को अटैक करके चाइना ने रिसेंटली थ्रेटन किया था। और ये इशू काफी सीरियस एस्केलेट हुआ था, और ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में एक वीडियो भी बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।